नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। लग रहा है जब से नरेंद्र मोदी ने अपने सिंदूर वाला बयान दिया है और उसके बाद एस जयशंकर ने जो इंटरव्यू दिया है और उसके बाद सरकार के जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से घरेलू मुद्दों पर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी तरीके से घिरती हुई सरकार नजर आ रही है। राहुल गांधी का ताजा हमला मैं आपको बताने जा रही हूँ। राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और इस बार उनके निशाने पर है विदेश नीति। उनके सवाल बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनकी मंशा बिल्कुल साफ है। वो ये पूछना चाहते हैं कि इंटरनेशनल पटल पर भारत की स्थिति क्या है, हमारी विदेश नीति क्या है, क्या हमारी विदेश नीति पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्या हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा देश पूरी तरीके से अलग थलग खड़ा हुआ था। उनके सवाल ये भी है कि आखिर क्यों भारत और पाकिस्तान हाईफंड हो गए, यानी कि एक साथ एक मंच पर आ गए, यानी कि कोई फर्क उनके बीच में नहीं रहा। जो भी देश हैं वो एक सांस में भारत और पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं, यानी कि उन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने वो इंटरव्यू जो एस जयशंकर ने एक नीदरलैंड के जो पत्रकार है उनको दिया है, जिसमें जब उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उन्होंने उन आतंकियों को जो पहलगाम में इतने अंदर तक घुसाए थे और जिन्होंने आतंक मचाया था, क्या उनको मार गिराया गया है या पकड़ा गया है, तो उस पर किस तरह से वो जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जब अमेरिका को लेकर, यूएस को लेकर और सीज फायर में उनके इंटरफेरेंस को लेकर जब सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो किस तरह से जवाब दे रहे हैं, उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जिसको एक तरह से कांग्रेस ने ये लिखा है कि वो बगले झांकते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर राहुल गांधी ने सवाल पूछा है। इसके साथ साथ संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने ये कहा है कि एक बार फिर से वोट की राजनीति करने के लिए, कि एक बार फिर से एक वोट दे दो मुझे, सिंदूर के नाम पर बेशर्मी की हदों को पार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये कहना है संजय सिंह का। पहले मैं आपको सुनवाती हूँ संजय सिंह ने क्या कहा है, उसके बाद मैं आपको राहुल गांधी के वो ट्वीट्स भी आपको बताऊंगी पढ़कर, और इसके अलावा बाकी क्या कुछ हो रहा है इसके इर्द गिर्द वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन पहले सुनिए आप संजय सिंह को। बहुत पहले एक फिल्म आई थी सौदागर, जिसमें हीरो थे दिलीप कुमार जी, राजकुमार जी, और बड़ी चर्चित फिल्म थी वो। कल एक फिल्म रिलीज हुई है जिसके हीरो भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके विलेन भी नरेंद्र मोदी हैं, जिसके कॉमेडियन भी नरेंद्र मोदी हैं, और उस फिल्म का नाम है सिंदूर के सौदागर। सिंदूर के सौदागर। प्रधानमंत्री जी ने कल कहा, मेरे शरीर में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, पहलगाम में जिन बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े गए, उनके घर में अभी भी मातम है। सर्वदलीय बैठक में आपकी सरकार ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अभी भी वो खूंखार दरिंदे आतंकवादी जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े, वो पकड़े नहीं गए। और आप लाइट कैमरा एक्शन रैली में सभा सिंदूर के सौदागर बन गए। फिल्म रिलीज कर दी आपने। उन बहनों के घर में मातम है और आप निकल पड़े पूरे देश में। ये फोटो छपवा के सेना में किस पद पे आप काम करते हैं मोदी जी? आप कर्नल हैं, ब्रिगेडियर हैं, सेना के अध्यक्ष हैं, क्या है आप? खाली मार्केटिंग करने में लग गए। ये पोस्टर छपवा रहे हैं आपके लोग पूरे देश में। और तो और छोड़िए, शर्म आती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ,
वो आतंकवादी मारे नहीं गए जिन्होंने पहलगाम में बहनों के सिंदूर उजाड़े थे। उसके पहले ही आपने रेलवे के टिकट पे ऑपरेशन सिंदूर के साथ अपनी फोटो बनवा ली, रेलवे के टिकट पे प्रचार करने लगे। प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? तो प्रधानमंत्री जी, इतनी बेरहमी आपको आती कहां से है? आप ब्रिगेडियर हैं, आप सेना के अध्यक्ष हैं, आप किस पद पर हैं सेना में, जिसमें आपके जो आपकी पार्टी के लोग हैं वो इस तरह से आपके पोस्टर जो हैं छपवा रहे हैं टिकट पर, रेलवे टिकट पर किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की तस्वीर उस पर छपी हुई है। तो आपको पता है कि अब जब से सीज फायर हुआ है उसके बाद से ही अब मोदी मोदी शुरू हो गया है, यानी कि अब सब कुछ सेना के बारे में नहीं है, अब सब कुछ नरेंद्र मोदी के बारे में है। अब उनके चेहरे को चमकाने, उनकी 56 इंच की छाती को बताने वो किस तरह से दिलेर हैं, उनका खून कितना गर्म है, उनकी नसों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है, वो वैसे ठंडे रहते हैं लेकिन उनका खून गर्म रहता है। उन्होंने अब ये करके बता दिया, अब उन्होंने वो करके बता दिया, अब ये सब कुछ किया जाएगा क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है। यही कहते हुए संजय सिंह नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कल भी किया था और आज भी किया है। राहुल गांधी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया है वो कांग्रेस ने पहले ट्वीट की थी। उसमें उन्होंने लिखा था, इनकी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है, यानी कि वो सवाल चाहे वो आतंकियों को लेकर कि वो कहां गए उसको लेकर जब पूछा गया और अमेरिका के इंटरफेरेंस को लेकर जब पूछा गया, जिस तरह से वो जवाब दे रहे हैं एस जयशंकर, तो उसको कहा गया है कि लड़खड़ाती हुई जबान नजर आ रही है। राहुल गांधी ने ये सवाल पूछे हैं, अंग्रेजी में उनका ट्वीट है, उन्होंने कहा है कि क्या एस जयशंकर यानी कि विल जे एक्सप्लेन, क्या जयशंकर इसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाई हैज इंडिया हैज बीन हाइफन्ड विद पाकिस्तान। उन्होंने आगे लिखा है कि why didn't a single country back us in condemning पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को कंडेम करने में कोई भी कंट्री हमारे साथ आकर खड़ी क्यों नहीं हुई। Who asked Trump to mediate between India and Pakistan? किसने ट्रंप से कहा कि वो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आकर हस्तक्षेप करें, मीडिएट करें। और आखिर में उन्होंने लिखा है, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड, यानी कि पूरी तरीके से चरमरा गई है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने कल भी ट्वीट किया था और उसमें नरेंद्र मोदी की एक वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने सवाल पूछे थे, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए, आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। तीसरा सवाल, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान के साथ समझौता कर लिया। ये कड़े सवाल, बड़े सवाल जो हैं ये पूछे गए हैं राहुल गांधी की तरफ से और लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से ये सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी कुछ देर पहले ही ये ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है और ये ट्वीट करके एक वीडियो जो है वो इसमें जारी की गई है। मैं चाहूंगी कि वीडियो वो चलाएं, जिसको जारी करते हुए साफ तौर पर ये लिखा गया है कि वक्त के साथ ये बदलता है, नसों में इनकी जो बहता है, कभी पैसा कभी सिंदूर, ये सब कैमरे का है फितूर। जिसमें दो वीडियोस जो हैं वो शेयर की गई हैं। एक में जहां नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि मेरी नसों में पैसा बहता है, ये देखिए आप, और दूसरे में वो कह रहे हैं कि मेरी नसों में सिंदूर बहता है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया है कि क्या वक्त के साथ जो आपकी नसों में बहता है, जो आपकी रगों में बहता है, वो बदल जाता है, कभी पैसा बहता है तो कभी सिंदूर बहता है। ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं और सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि अब आपने पूरी तरीके से मार्केटिंग जो है वो शुरू कर दी है, लेकिन वो सवाल अभी भी जस के तस बने हुए हैं कि आखिर ये सिक्योरिटी की चूक कैसे हुई, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आपने चूक माना तो किसका रेजिग्नेशन आपने अब तक लिया। दूसरा सवाल, आखिर वो आतंकी अंदर तक कैसे घुस गए, घुसने के बाद उन्होंने रेकी की, सब कुछ किया, वो वापस चले गए, वो कहां वापस चले गए। 1 महीना बीत गया है, अब तक इसका इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई है सरकार। तीसरा सवाल कि आखिर मीडिएशन किसने कराया, और चौथा सवाल कि ट्रंप
माफ कीजिएगा कि और चौथा सवाल कि ट्रंप लगातार एक बार नहीं अब तक कम से कम 6 बार जिस तरह के बयान हमें लेकर दे चुके हैं, आखिर नरेंद्र मोदी या एस जयशंकर उस पर किसी तरह का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? इतना डरी हुई भारत की सरकार क्यों नजर आ रही है? जब साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति ट्रंप के सामने बैठकर जवाब दे सकते हैं, जब जेलेंस्की जवाब दे सकते हैं, जब छोटे छोटे देश जवाब दे सकते हैं, हम तो 140 करोड़ से ज्यादा का हम देश हैं, हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा इतना बड़ा बाजार है और हथियार से लेकर तमाम चीजें हमें बेचने के लिए उत्सुक हैं ट्रंप, फिर वो इस तरह से धमकाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं, वो इस तरह की बातें करते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनकी नसों में क्या क्या बह रहा है इसकी बात कर रहे हैं, खून उनका बहुत गर्म है। सवाल ये उठ रहा है, ये खून उनका जब ट्रंप इस तरह की बातें करते हैं, जब चाइना आंख दिखाता है, तब क्यों नहीं खोलता है? ये सवाल अब पूछे जा रहे हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे साथ सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मेरे साथ फॉरेन मामलों के एक्सपर्ट, सीनियर जर्नलिस्ट, मेरे साथ अमरीश मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। अमरीश जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, संजय सिंह का बयान, राहुल गांधी का ट्वीट और नरेंद्र मोदी की वो जबान और उसके बाद पोस्टर्स, और अब लगातार जिस तरह की सियासत ऑपरेशन सिंदूर की गिरद की जा रही है, वोट की सियासत जो हमने पुलवामा के बाद भी देखी थी, बिल्कुल हूबहू वही होता हुआ नजर आ रहा है। कोई बदलाव नहीं है, ना किसी चीज की जवाबदेही है और शहीदों के नाम पर वोट भी मांगे जा रहे हैं। जी, आपके सवाल में 3 सवाल हैं। पहला सवाल तो भारत के प्रधानमंत्री जी सिंदूर नाम का जो उपयोग कर रहे हैं उसको लेके है। दूसरा सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री जी को पोस्टरों पे दिखना चाहिए सेना के ड्रेस में, और तीसरा ये कि इन सब ऑपरेशन सिंदूर या पहलगाम के बाद से अभी तक पिछले 1 महीने में भारत की कूटनीतिक सफलता रही है या विफलता रही है। तो पहला सवाल जो है सिंदूर को लेके, उसका सीधा सीधी बात यह है कि कोई व्यक्ति अगर कुंवारा है तो वो जनसंख्या विस्फोट की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकता। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना ने क्योंकि बनाया था, 7 तारीख को सबसे पहले दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुना था कर्नल सोफिया कुरैशी के जुबान से। उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर भारत में किसी ने वो नाम नहीं सुना था। 7 मई से लेकर 10 मई तक केवल और केवल कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका प्रसाद के ही द्वारा, उन्हीं के जुबान से भारत ने बार बार सुना कि ऑपरेशन सिंदूर क्या है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भारतीय सेना की बनाई हुई चीज है। भारतीय सेना की बनाई हुई चीज पर किसी राजनेता का हक कैसे हो सकता है? वो ऐसा ही हक हो जाएगा अगर कि बच्चा मेरा है, कोई दूसरा उसको कहे कि मेरे बच्चे को वो दूसरा कोई ले ले, तो वो तो किडनैप कहा जाता है, वो तो बच्चे को आपने अगवा कर लिया। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है दुनिया जानती है, भारत जानता है, भारत के 140 करोड़ नागरिक जानते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर पूरा का पूरा भारतीय सेना की बनाई हुई चीज है। किसी भी भारत के राजनेता का उससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जब कोई लेना देना नहीं है तो उस नाम को अपने लिए यूज करना, अपने लिए उसका उपयोग करना अपने आप में बताता है कि कितनी हताशा है, कितनी मजबूरी है और कितना अपने छवि के धूमिल होने की हताशा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है, क्योंकि हमको सबको पता है कि जिस दिन 10 तारीख को 10:30 बजे सुबह में जब कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह कहा कि हमने स्कर्दू से लेके पाकिस्तान में कराची तक इतनी बमबारी की है कि पीओके भी भारत के सेना की मुट्ठी में है और अखंड भारत भी भारत सेना की मुट्ठी में है, तो 7 घंटे बाद सेना ने जिस चीज को करीब करीब अपनी मुट्ठी में ले लिया था, भारत की सरकार ने ट्रंप साहब के कहने पर अगर सीज फायर कर लिया, तो आज हिंदुस्तान के हर नागरिक का एक दो ही मन में सवाल है। एक सवाल यह है कि पहलगाम क्यों हुआ? क्योंकि भारत में पिछले 10 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर आई हुई राष्ट्रवादी सरकार है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर राष्ट्रवादी सरकार के राज में आतंकवाद कैसे हो गया और वो आतंकवादी अभी तक मिले क्यों नहीं है? तो पहला सवाल भारतीय के जहन में है कि 22 तारीख को पहलगाम हुआ क्यों?
वो भारतीय हिंदुस्तान में रहने वाला नहीं है। मान लीजिए कोई कनाडा में रहने वाला हिंदुस्तानी हो, न्यूजीलैंड में रहने वाला हिंदुस्तानी हो, दुनिया में किसी भी हिंदुस्तानी को पूछ लीजिए, उसके मन में सवाल यही उठेगा कि पहला ये कि पहलगाम क्यों हुआ, और दूसरा सवाल उसके मन में उठता है कि ट्रंप के कहने पर भारत के प्रधानमंत्री जी ने सीज फायर क्यों कर लिया। इन दोनों चीजों का जब तक वो खुल के जवाब नहीं दे पाएंगे, तब तक उनकी ये फजीहत बढ़ती रहेगी, भारत सरकार की फजीहत बढ़ती रहेगी। वो जितनी भी कोशिश कर लें इसको फिल्मी डायलॉग देने का, फिल्मी डायलॉग दे देने से सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, बहुत नामी मुहावरा है। तो पहली बात तो यह कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम जो भारत के प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं वो एक क्या कहते हैं, यूजलेस जीरो सम गेम है। देश की जनता उसको मानेगी नहीं, उसको एक फिल्मी डायलॉग मानेगी। जैसे संजय सिंह जी आपके टीवी पे कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के, वैसे ही लोग उसको एक जुमला मानेंगे, उसको एक डायलॉग मानेंगे। लोग फिल्म देखते भी हैं तो फिल्म को सच्चा कभी नहीं मानते। हम सभी फिल्म देखते हैं, लेकिन फिल्म में बैठे बैठे भी हमें पता होता है कि कुछ भी हो रहा है पर्दे पर वो सच नहीं है, वो एक मनोरंजन है। तो इसका एक मनोरंजन एंटरटेनमेंट वैल्यू भले हो, लेकिन देश की जनता के मन में जो दो सवाल है उसका जवाब बिल्कुल नहीं आता है। अब दूसरे सवाल पर आते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जी को भारत की सेना के ड्रेस पहने हुए पोस्टर निकलना था। तो सबसे पहली बात यह है कि इस तरह का काम करके भारत के प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक परिचय के संकट में ढकेल रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि अलग अलग ड्रेस जो होता है वो अलग अलग चीजों का परिचायक होता है। मान लीजिए मैं बीमार हो गया हूं, मैं अस्पताल में जाता हूं, अस्पताल में सैकड़ों लोग रहते हैं, लेकिन मेरी आंखें सफेद कोट वाले को खोजती हैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो डॉक्टर है, वही मेरी मदद करेगा। मान लीजिए मेरे ऊपर कोई केस मुकदमा हो गया, मैं कोर्ट में गया, कोर्ट में हजारों लोग रहते हैं, लेकिन मेरी आंखें खोजती है कि काला कपड़ा पहना हुआ कौन है, क्योंकि वो वकील होगा, वो मेरी मदद करेगा। मान लीजिए मेरे साथ कोई अपराध की घटना हो गई, सामने हजारों लोग रहते हैं, लेकिन मेरी आंखें खाकी वर्दी वाले को खोजती है, क्योंकि हमको लगता है वो पुलिस वाला है, वो मेरी मदद करेगा। तो भारत में परिचय का संकट नहीं है, लोगों को पता है कि कौन सा लिबास किस चीज का परिचायक है। ऐसे में भारतीय सेना का ड्रेस, जो सैनिक नहीं है, जो खुद सैनिक नहीं है, वो अगर सैनिक का ड्रेस पहनने लगे तो सोचिएगा इस देश के 140 करोड़ लोग, हम सभी लोग अगर सेना का कोई, मैं अपने आप को बोलने लगूं कि मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूं, आप बोलने लगिएगा कि आप एयर मार्शल हैं, अमरेश जी बोलने लगेंगे कि हम नौसेना के वाइस एडमिरल हैं, और हम लोग 4-4 स्टार का कपड़ा पहन ले, तो कितना हास्यास्पद हो जाएगा। सच में जो सैनिक होगा उसकी इज्जत कौन करेगा। तो सबसे पहली बात यह है कि किसी भी देश को आपको परिचय के संकट में नहीं ढकेलना चाहिए। जिस व्यक्ति का जो लिबास नहीं है वो लिबास पहन के, किसी विशेषज्ञ का लिबास पहनने का हमको कोई अधिकार नहीं है। जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूं तो नाम के आगे डीआर नहीं लिख सकता, डॉक्टर होऊंगा तभी मैं लिख सकता हूं। तो उसी तरह से पोस्टर में जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री जी पायलट के वेश में दिख रहे हैं, वो अगर उस तरह का किसी हवाई जहाज में उड़ने के लिए उन्होंने पहना भी हो, तो उस तरह की पोस्टरबाजी करना बहुत खतरनाक है। इस देश के 140 करोड़ लोग, उसमें भी कुछ अपराधी भी पहन लेंगे। ऐसे में तो सब लोग अगर पहन ले, ऐसे में तो कोई अपराधी भी सैनिक का ड्रेस पहन के अपराध करना शुरू करेगा, तो आप इसको शिनाख्त कैसे करेंगे। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि आपके कार्यक्रम में आपने बताया एस जयशंकर के बारे में, 1 मिनट के लिए 1 महीना पीछे जाइए। 22 अप्रैल को जैसे ही पहलगाम की घटना हुई थी, पूरी दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ थी। यहां तक कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव में भी भारत के प्रति सहानुभूति थी। तो ये आश्चर्य होता है कि जो पूरी दुनिया की सहानुभूति भारत के साथ थी, वो सहानुभूति समर्थन में बदलने के बदले 1 महीने बाद ट्रंप से लेकर दुनिया के सारे देश भारत और पाकिस्तान को अगर एक तराजू पर तोल रहे हैं। 1 महीना पहले भारत के प्रति सहानुभूति थी। भारतीय कूटनीति ऐसी होनी चाहिए थी कि उस सहानुभूति को वो समर्थन में बदल दे। वो कूटनीति कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से फेल की है, वो विफल हुई है। इसीलिए 1 महीना पहले पूरे दुनिया की हमारे प्रति सहानुभूति थी, वो समर्थन में बदलने के बदले आज भारत को और पाकिस्तान को, दोनों को ट्रंप साहब महान देश घोषित कर रहे हैं। ध्यान में रखिएगा, जिस दिन ट्रंप साहब ने 10 तारीख को शाम में 5 बजे ट्वीट किया था कि मैंने सीज फायर करवाया,
उन्होंने ये लिखा, इंडिया एंड पाकिस्तान आर ग्रेट नेशंस। हमको आश्चर्य होता है कि सुबह में 10:30 बजे कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी ठिकानों पर हमने बम वर्षा की है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। 10 बजे सुबह में जो देश आतंकवादी था, शाम में 5 बजते बजते ट्रंप साहब के कहने पर क्या हमने उसको एक महान देश मान लिया है? तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से भारत के क्या कहते हैं, विदेश नीति की, कूटनीति की विफलता है। और इस विफलता का एक ही कारण है, दुनिया भर में जब आप कूटनीति करते हैं तो दुनिया भर में आपको ध्यान में रखना पड़ता है, उसे कहा जाता है सॉफ्ट प्रोजेक्शन। इंडिया का मतलब दुनिया में एक देश है, हजारों लोग, करोड़ों लोग हिंदुस्तान के दुनिया के अलग अलग भागों में बसे हुए हैं। तो हिंदुस्तानी को देख के दुनिया में अगर कोई ओपिनियन, कोई भारत के बारे में कोई राय बनती है, तो इसका मतलब है कि भारत के बारे में राय बनती है, कोई व्यक्ति के बारे में राय नहीं बनती है। दुर्भाग्य यह है कि पिछले 10 साल से भारत ने एक व्यक्ति को भारत से अधिक प्रमुख बना दिया और वो व्यक्ति की सही बात और गलत बात से ही तय होने लग गया। तो जैसे ही भारत के प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप के कहने पर सीज फायर मान लिया, उसी समय भारत तराजू में लोगों के नजर में हल्का हो गया, क्योंकि उससे पहले भारत का जो अपना वजूद था वो एक व्यक्ति के वजूद के साथ क्या हो गया, उसका मेल हो गया। इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सचिन तेंदुलकर दुनिया के जाने माने क्रिकेट खिलाड़ी थे। उन्होंने 5 वर्ल्ड कप खेला जिसमें कि वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन थे, लेकिन एक भी वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत सका। जब छठा वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर जीते, उस समय भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर के अलावा जहीर खान जैसे, युवराज सिंह जैसे, महेंद्र सिंह धोनी जैसे सुपरस्टार और भी थे। तो टीम इंडिया को अगर इन्होंने प्रमोट कर दिया होता पहले से, भारत एक विचार है, भारत एक व्यक्ति नहीं है, भारत एक विचार को अगर इन्होंने आगे किया होता तो मेरे ख्याल से कूटनीतिक इस तरह की विफलता नहीं मिलती। इन्होंने भारत का मतलब एक व्यक्ति का प्रोजेक्शन कर दिया, इसीलिए ये स्थिति आई है आज कि आपको 59 लोगों को, विपक्ष के लोगों को दुनिया भर में भेजना पड़ रहा है भारत की वकालत करने के लिए। इसका मतलब ही है कि पिछले 10 साल में भारत के प्रधान जी जो 73 देशों में 210 बार यात्रा की है, वो विफल हुई, ये खुद मान रहे हैं। इसीलिए तो आज आप विपक्ष के 59 लोगों को भेज रहे हैं। इसका मतलब ही है कि कभी भी आप किसी देश के बारे में प्रचार कीजिए तो देश की एक छवि होती है, वो व्यक्ति के छवि के साथ उसका मेल नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से ये 3 विषय जो आपने उठाए थे उसका जवाब मैंने दे दिया। बुशरा जी वापस। बिल्कुल जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आखिर क्यों जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हुआ है और हमें क्यों जरूरत पड़ रही है, और वो भी नरेंद्र मोदी जैसे चेहरा जो 72 देशों में गए और उसके बाद किस तरह की इन्होंने 200 से ज्यादा की यात्राएं उन्होंने की, उसके बाद उन्हें विपक्ष का सहारा लेना पड़ा है, उस विपक्ष का जिसको वो कभी देशद्रोही बोलते हैं, पाकिस्तान परस्त बोलते हैं, और अभी भी जिस तरह की सियासत हो रही है, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो या दूसरे दलों को लेकर हो, वो भी हमारे सामने है। लेकिन अभी भी उनको उन तमाम सांसदों का सहारा चाहिए, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी को ये लग रहा है साफ तौर पर कि विदेश नीति उनकी पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं। सवाल अमरीश जी आपसे, विदेश नीति आखिर हमारी क्यों पूरी तरीके से कोलैप्स्ड हुई? क्यों आखिर हम इस मुहाने पर आकर खड़े हुए? आखिर क्यों नहीं हमारे साथ कोई देश आकर खड़ा हुआ इस मुश्किल घड़ी में? आखिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफन क्यों कर दिया गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मैं आपको बताता हूं इस समय विदेश नीति का जो काम है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं समस्या कहां है। जो आपने बात कही वो सब सही है। अब यहां पर देखिए, एक आतंकवादी हमला भारत के अंदर होता है, आतंकवादी हमले पे भारत को सहानुभूति मिलती है। उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि भारत के साथ जब उस आतंकवादी हमले का हमने जवाब दिया तो भारत के साथ दुनिया में लोग नहीं खड़े। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखिए ये है कि दुनिया में इस समय आतंकवाद उस तरह का मुद्दा है नहीं, और इसीलिए देखिए कि आतंकवादी हमले जो होते हैं उनको एक सहानुभूति मिल जाती है उनको, लेकिन उसमें जो दुनिया ये देखती है कि ये आतंकवादी हमला किसने कराया, पाकिस्तान से हुआ या उस देश के अंदरूनी समस्याओं से हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि लोग भूल जाते हैं। और यहां पर देखिए जो इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो पहला भाषण दिया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जो पहला भाषण दिया था उसमें उन्होंने एक बात कही थी
उन्होंने कहा द एरा ऑफ वॉर इज ओवर बट द एरा ऑफ टेररिज्म इज नॉट ओवर। सच्चाई उल्टी है। द एरा ऑफ टेररिज्म इज ओवर, द एरा ऑफ वॉर इज नॉट ओवर, द एरा ऑफ वॉर इज गोइंग ऑन। आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले लीजिए जो इस समय फिलिस्तीन में हो रहा है। इजराइल चिल्लाता जा रहा है कि 7 अक्टूबर पे हम पे आतंकी हमला हुआ, 7 अक्टूबर पे हम पे आतंकी हमला हुआ। लेकिन सच्चाई क्या है? पूरी दुनिया ये मानती है कि आतंकी हमला नहीं हुआ था। वो हमास एक स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ा था, उसने 7 अक्टूबर को एक जायज हमला किया। ये पूरी दुनिया मान रही है, इजराइल के लोग मान रहे हैं, नेतन्याहू के खास लोग मान रहे हैं, कह रहे हैं कि वो गाजा की सरकार वो लोग चला रहे थे, एक गाजा नाम के देश ने हम पे हमला किया है और इसलिए वो आतंकवादी हमला नहीं है। तो अभी देखिए पूरी दुनिया का मूड बदल चुका है। वो जो एरा था इस्लामोफोबिया का, टेररिज्म का, कि टेररिज्म मुद्दा होता था, वो खत्म हो चुका है। तो वो 7 अक्टूबर के बाद इट इज ओवर। और यहां भारत में उस रियलिटी को कोई रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है कि अब जो पूरा विश्व है वो मल्टीपोलर हो गया है और मल्टीपोलर में भी जो रेखा जो लक्ष्मण रेखाएं खिंच गई हैं उसमें अमेरिका, इजराइल और वेस्ट एक तरफ है और दूसरी तरफ चाइना, ईरान और रशिया है। और इसमें आपको दोनों में से किसी एक के साथ जाना होगा। आप पुराने तरीके से गुटनिरपेक्ष भी नहीं रह सकते और पुराने मतलब जैसे 91 के बाद जो भारत की विदेश नीति में बदलाव आया, गुटनिरपेक्षता नेहरू और इंदिरा गांधी के समय ज्यादा थी। जो 91 के बाद बदलाव आया कि भारत एक अमेरिका और इजराइल के थोड़ा ज्यादा करीब चला। अब और 2014 के बाद तो नरेंद्र मोदी ने सीधा सिग्नल दे दिया कि अब तो हम पूरा अमेरिका और इजराइल के ही साथ हैं। ये पूरी जो पॉलिसी है ये आप पे बूमेरैंग कर गई। क्यों? क्योंकि आपके जो पड़ोसी हैं, आपका जो पूरा जो यहाँ पर जहां आपकी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस चीज को डिमांड करती है कि आप चाइना और रशिया और ईरान के कैंप में जाइए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। भारत को या तो अपना अलग एक पोल डेवलप करना था, उस तरह से अपने को विकसित करना था, वो किया नहीं। आज देखिए बुशरा जी, कितनी अजीब सी बात है, पाकिस्तान ने 2020 में अपनी सेना को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए तैयार कर दिया था। 2020 में उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेटेड एयरफोर्स कमांड सिस्टम बना लिया था। हम अभी तक बना नहीं पाए। अभी तक हम जो देखिए क्या जो ये 6-7 मई को जो युद्ध हुआ उसमें एक्सपोज क्या हुआ, भारत ने वहां मारा, ये बात सही है। 100 आतंकवादी मारे गए, ये भी सच हो सकता है। मतलब हम मानते हैं क्योंकि हमें सेना ने कहा। उधर पाकिस्तान ने जो कह रहा है कि मतलब पाकिस्तान ने जो कहा कि 5 राफेल जेट हमने मारे, तो उसके बारे में हम अभी कोई डेफिनेट बात नहीं कह सकते। उसके इंडिकेटर्स आ रहे हैं कि कैसे जो चाइनीज जो कंपनीज हैं, डिफेंस कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान को जहाज दिए थे, उनका स्टॉक एक्सचेंज वैल्यू बढ़ रहा है और डसॉल्ट जो इसने राफेल दिए थे उसका घट रहा है। वो सब बातें अगर हम एक तरफ भी रख दें, सवाल यह है कि ये बात भारत में सब मानते हैं कि 4 दिन में भारत पाकिस्तान का जो युद्ध का नक्शा था वो बदल गया, एंटायर लैंडस्केप चेंज। और वो पाकिस्तान ने दिखाया, पाकिस्तान ने ऐसी चीजें दिखाई भारत को। उसके डिटेल में भी हम लोग जाएं तो उसके लिए अलग कार्यक्रम लगेगा और सुनने वालों को बहुत समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन एक मोटी बात है कि पाकिस्तान ने यह दिखा दिया कि अब उस तरीके की लड़ाई होगी नहीं जो बालाकोट में थोड़ी बहुत हुई थी, या जो पहले हुआ करती थी जब 2 प्लेन, ये 2 एयरफोर्स लड़ती थी, डॉग फाइट्स हुआ करते थे। नहीं, अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगी। उसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज के सैटेलाइट्स और रडार्स काम करेंगे और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी और उसमें ये चीज काम करेगी कि आप दोनों, आप जो उनकी जो दुश्मन की एक रेगुलर इंटेलिजेंस है उसको आप किस तरह से मैप कर रहे हैं, और दूसरा उसकी सिग्नल इंटेलिजेंस है जो आपस में बात कर रहे हैं, उसको भी आप डिजिटली कैसे इनकोड कर रहे हैं। ये देखिए पूरा वॉरफेयर का सिनारियो चेंज हो गया और अभी हम लोग पीछे हैं। अभी देखिए पूरी जो एक सिचुएशन है, सैटेलाइट्स आप देख लीजिए, पाकिस्तान के पास चाइनीज सैटेलाइट्स है और वो उनको एक आप ये इमेजिन करिए कि जैसे मान लीजिए एक बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी 1815 में, नेपोलियन जिसमें हारा था, बड़ी फेमस बैटल है। अब नेपोलियन उस समय तो ये सब अवेलेबल नहीं था कि आप ऊपर से देख सके कि पूरा बैटलफील्ड का व्यू क्या है। अगर वो व्यू होता नेपोलियन के पास तो वो हारता नहीं लड़ाई। अब वो व्यू अवेलेबल हो गया,
अब वो व्यू अवेलेबल हो गया, आप सैटेलाइट के माध्यम से पूरा युद्ध क्षेत्र आप नाप सकते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है क्या, भारत के पास वो कैपेबिलिटी है? यही चीज एक्सपोज हुई है 6 और 7 मई के बीच, ये चीज एक्सपोज हो गई है और इसको छुपाने के लिए, इसको एड्रेस करने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। इसको एड्रेस करने के बजाय भावनात्मक मुद्दे और इस तरीके के फिल्मी डायलॉग्स, ये सब चीजें, ये सारी चीजें सामने रखी जा रही हैं। कोई इस तरह का सवाल क्यों नहीं? अमरीश जी सवाल ये है, अमरीश जी सवाल ये है कि क्या अब आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप दुनिया जो दो हिस्सों में पूरी तरीके से बट गई है, दो खेमों में बटी हुई है, ये सबको पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ जो उसको लीड कर रहा है चाइना रशिया है, दूसरी तरफ अमेरिका है और उसके साथ इजराइल भी है और दूसरे देश हैं। क्या भारत को ये तय करना पड़ेगा कि वो हिस्ट्री की किस साइड खड़ा होना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप ये कहें कि आप जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं और आप पुतिन से भी बात कर रहे हैं, और अगर आप ये कहें कि आप चाइना के साथ भी हैं और आप कहें कि आप अमेरिका के साथ भी हैं, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने जा रहा, अब ये स्थिति ही बदल गई। और इसीलिए आप देखिए कि जो मंजर सामने आया कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था और उसके बाद जो सीज फायर हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी नैरेटिव को हाथों हाथ क्यों लिया गया? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ये इंप्रेशन दिया, जो कि सच नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, वो सच नहीं है। पाकिस्तान ने भी जो अपनी ब्रीफिंग दी, जो दुनिया को दिखाया, उसमें जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ पाकिस्तान ने भी डिस इन्फॉर्मेशन मिलाई थी, वो मिलाई थी, लेकिन वो ज्यादा अपने को सेल कर पाया। क्यों सेल कर पाया? क्योंकि उसने कम से कम कंसिस्टेंटली अपने को एंटी इजराइल दिखाया था। उसने दिखाया था कि हम एक मुस्लिम मुल्क है, हम एंटी इजराइल है। भारत ने इधर दिखाया था कि हम प्रो इजराइल है। अब पूरी जब दुनिया में ये मैसेज गया, मैं तो देखता हूं इंटरनेशनल कम से कम 500 आप फेमस टेलीग्राम हैंडल्स देखिए जिनकी रिस्पेक्ट है, पूरी दुनिया में जिनकी रिस्पेक्ट है। आप सोशल मीडिया में एक्स अकाउंट्स देख लीजिए, क्या नैरेटिव चल रहा था? नैरेटिव यही चल रहा था कि अल्टीमेटली पाकिस्तान विक्टिम हो गया और एज अ विक्टिम उसने जबरदस्त जवाब दिया। ये नैरेटिव चल रहा है, अभी भी चल रहा है ये नैरेटिव। और भारत में जो ये लोग भेजे जा रहे हैं भारत का नैरेटिव बताने के लिए, ये क्या कहेंगे जब आपकी विदेश नीति बदली नहीं है? क्या वो इजराइल की आलोचना करेंगे? क्या वो अमेरिका की आलोचना करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तब फिर वही बात होगी, उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। आपको यह तय करना है कि आप अमेरिका इजराइल के साथ हैं या आप चाइना रशिया और ईरान के साथ हैं। ईरान को कभी मत भूलिएगा, ईरान बहुत ही महत्वपूर्ण ये कड़ी है। और आपको याद होगा जिस दिन सीज फायर हुआ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया में थे, उस दिन थे, और उसके पहले वो पाकिस्तान भी गए थे और ईरान ने कहा था हम भी मेडिएट करेंगे। और ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो क्लेम किया, उसके साइड में एक ईरान का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और आने वाले दिनों में रहेगा। क्योंकि एक बात बताते हैं बुशरा जी, बात यहां पर यह है कि अभी प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पॉज नहीं, अभी केवल पॉज हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये कभी भी हॉट वॉर बन सकता है। और इस बार ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इस बार हॉट वॉर भारत इनिशिएट नहीं करेगा, पाकिस्तान इनिशिएट करेगा, क्योंकि उसके पास इनिशिएटिव है, उसके पास वो सारे टूल्स हैं, वो सारे हथियार हैं जिनसे वो एक हॉट वॉर इनिशिएट कर सकता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपने हाइफनेट कर दिया है, आप पॉलिटिकली आइसोलेटेड हैं दुनिया के स्तर पे, आपको किसी की जरूरत नहीं, आप कहते हैं, लेकिन आपकी सच्चाई क्या है? आप सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। अभी देखिए दूसरा फेलियर हुआ 2017 में जो पीएसएलवी का फेलियर हुआ है। बिना सैटेलाइट्स के आप कैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ेंगे, जिसको एक डिजिटल इकोसिस्टम बैक करता है? यही नहीं समझ में आ रहा है। और वहां पर सैटेलाइट सिस्टम चाइना के पास सबसे एडवांस्ड है, चाइना के जो एयरक्राफ्ट हैं वो सबसे एडवांस्ड हैं। चाइना ने जो एक और चीज यूज की जिसकी चर्चा नहीं हुई, जो एक और PL-15 की तो चर्चा हुई, जो मिसाइल यूज की, एक और उसने मिसाइल यूज की। उस मिसाइल ने इंडिया के SU-400 को बर्बाद करने में, या इसमें तो ये क्लेम है पाकिस्तान का, एक भूमिका निभाई और आने वाले दिनों में निभा सकता अगर वो नहीं किया इस बार। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, भारत अपने को मॉडर्नाइज करे, और मॉडर्नाइज करने का सबसे पहला जो सबसे पहली शर्त है कि आप अपनी अर्थव्यवस्था को पहले मॉडर्नाइज करिए, अपना GDP वगैरह बढ़ाइए, और उसके साथ डिफेंस पे आप, सवाल नहीं कि डिफेंस पे आप खर्चा बढ़ाएंगे, किस दिशा में आप बढ़ाएंगे, उसमें आपके एलाइज कौन होंगे, क्योंकि अभी सब कुछ इंटरनेशनलाइज हो गया है। और ये जो सारी, तो इसलिए आपके अगर एलाइज अमेरिका और इजराइल रह गए, तो अमेरिका ने तो आपको गच्चा दे दिया, खुद राइट विंग अमेरिका को गाहे बगाहे गाली देता है,
इजराइल के आपके साथ रहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगले 10 सालों के लिए इजराइल एंगेज हो गया। इजराइल अपने वजूद बनाने की लड़ाई लड़ रहा है, सब जानते हैं। अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, सॉरी, अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो जो देश अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? अगर हम सारी इजराइल विरोधी बातें छोड़ भी दें, एक सिंपल प्रैक्टिकल बात है, तो आप जब ये दोनों देश जो हैं ये आपकी मदद नहीं कर सकते, तो भाई कौन रह गया यार? तुम अकेले लड़ोगे? बिल्कुल। और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आप ये बात जो कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, आ रही हूँ आपके पास। मैं सुन रही थी जो देश का सबसे तेज चैनल होने का दावा करता है और उनकी जो बहुत बड़ी एंकर हैं जो लगातार इस पूरे इसके दौरान झूठ और फेक न्यूज जो फैला रही थी, वो कह रही थी कि देखिए कैसे हिंदुओं पर और जो यहूदी हैं उन पर किस तरह का हमला हो रहा है, कि हिंदुओं पर हमला हुआ यहाँ पर पहलगाम में, और कैसे वहां पर जो दो अधिकारियों को जो मारा गया है अमेरिका में, उसकी उन्होंने बात की कि वो यहूदी, यानी कि वो यहूदी हैं भी नहीं, पहली बात तो वो क्रिश्चियंस हैं। और सवाल ये उठ रहा है कि और किसी को भी मारा जाए उसकी कोई भी भत्स ना करेगा, कोई इसको कंडेम करेगा, कोई भी अगर इंसान है तो वो ये करेगा ही। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि जो फिलिस्तीन में हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं उनके लिए क्यों उनकी जबान नहीं खुलती? जो मीडिया से जो बड़े चेहरे हैं, जो ये माना जाता है कि वो एक नैरेटिव बना रहे हैं, अगर इस तरह की बातें की जाएं तो इसका मैसेज किस तरह से जाता है? बहुत संक्षेप में आपसे, फिर सितार जी आपके पास आ रहे हो। नहीं देखिए, मैसेज तो नहीं, मैं बोलूं कि नहीं आप जी, बोलिए जी, जी। अमरीश जी, आप बोलिए। हाँ ठीक, मैसेज तो देखिए बहुत ही सीधा है। देखिए मैसेज और इतना बेवकूफी पूर्ण है, कोई भी इस समय ये मैसेज नहीं देना चाहेगा कि जो, क्योंकि आप देखिए यूरोप के बड़े बड़े देश, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, सब ने समन किया है इजराइल के एम्बेसडर को, क्योंकि अभी कल, बल्कि परसों रात को एक ईयू के डेलीगेशन पे आईडीएफ ने गोली चला दी जेनिन में, वेस्ट बैंक में। अब उसके बाद समन किया, उसके बाद ये कल की घटना जिसका ये जिक्र कर रहे हैं वॉशिंगटन में जो हुई, उसको कोई खास तरजीह किसी ने नहीं दी, क्योंकि एक्चुअली वो जो जिसने मारा है उसने कहा कि मैंने ये जो कत्लेआम बच्चों का हो रहा है उसके विरोध में मारा। और वाकई वो जो 2 एम्प्लॉयज मारे गए हैं उनके आप सोशल मीडिया के पोस्ट देख लीजिए, तो बहुत सारी चीजें उसमें आपको मिल जाएंगी जो कि नरसंहारवादी है। तो वो देखिए मुद्दा ही नहीं है, वो दुनिया के लिए इस समय मुद्दा वो नहीं है। दुनिया के लिए मुद्दा है कि यूरोपियन देश जो इजराइल के साथ खड़े थे, जो इजरायली कैंप में है, वो कैसे विरोध में जा रहे हैं और जबरदस्त तरीके से विरोध में जा रहे हैं। और फिर जो आपने जिसका जिक्र किया कि साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा आते हैं इनसे, ट्रंप से मिलने, ट्रंप उनको दिखाता है कि ये देखो वहां पर व्हाइट क्रिश्चियंस मारे जा रहे हैं। और आप तो जानते हैं साउथ अफ्रीका अपार्थाइड रिजीम थी, फिर वहां पर बदलाव आया, इजराइल भी अपार्थाइड रिजीम है। तो रामाफोसा ने कहा कि ये जो तुम दिखा रहे हो कि 1000 क्रिश्चियन मारे गए हैं वहां पर व्हाइट, ये तो फर्जी है, क्योंकि ये तो एक क्रिश्चियन के प्रोसेशन में 100 लोग क्रॉस लिए जा रहे हैं, तो उन क्रॉस को तुम कह रहे हो कि वो कब्रें हैं। अब इससे पूरा ट्रंप का मुंह बैठ गया, मतलब वो जेलेंस्की वाला खेल हो ही नहीं पाया, खत्म हो गया वो। तो ये देखिए, ये है सच्चाई आज की। आज साउथ अफ्रीका जैसा देश, और ब्रिक्स में, और मतलब साउथ अफ्रीका जो है ब्रिक्स में है, भारत भी ब्रिक्स में, और साउथ अफ्रीका से कहीं आगे भारत की इकोनॉमी है, मतलब अपने साइज में, पर कैपिटा में हम बहुत पीछे है। तो वो जब आपको इस तरीके से ट्रंप को आंख दिखा रहा है, तो ये हमारे वाले क्या कर रहे हैं, ये समझ के बाहर है, और ये केवल एक ही है कि ये एक विनाश के रास्ते जा रहे हैं। बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं और उसको समझने की जरूरत है तमाम दर्शकों को भी और देशवासियों को भी कि क्या कुछ हो रहा है देश में। जिस तरह की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो है, वोट बैंक की जो राजनीति की जा रही है, वो आप देख रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल पटल पर क्या हो रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि अगर कोई देश अभी जंग के मुहाने से लौटा है तो इसे देखना बेहद जरूरी है। और ऐसे में सवाल फिर ये है सिद्धार्थ जी कि काट की हांडी कितनी बार चढ़ेगी? आपने पहलगाम के बाद शहीदों के नाम पर वोट मांगा, लोगों ने आपको वोट दिया। 2019 में आपने कहा कि फर्स्ट टाइमर वोटर जो है वो पहलगाम के पुलवामा के शहीदों के लिए वोट दें। अब आप फिर से वही तमाम चीजें करते हुए आ रहे हैं, वही रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लोग इतने ही भोले हैं? और दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल कि ये चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ जो है वो हिंदुस्तान के लिए किस तरह कितना खतरनाक साबित हो सकता है? जी, पहला सवाल का जवाब देता हूं कि सीधी सीधी एक बात है कि
एक मैच हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारतीय सेना वो मैच जीत गई, सबको पता है वो मैच जीत गई। लेकिन क्योंकि वो ट्रॉफी लेने के लिए कप्तान साहब नहीं आए, ट्रॉफी किसी को दूसरे को दे दी, इसीलिए अगले दिन पूरे दुनिया में छप गया पेपर में कि पाकिस्तान मैच जीत गया है। तो जो मैच भारत ने जीता हुआ था वो दुनिया भर में ऐसा प्रचारित क्यों हो गया कि भारत नहीं जीता, पाकिस्तान जीत गया? तो सबसे पहले तो कारण इसमें वो कप्तान है जो कि ट्रॉफी लेने नहीं गया, ट्रॉफी उसको ले लेनी चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि ये पूरा का पूरा किया हुआ है बीजेपी के अपने इकोसिस्टम को, इंग्लिश में जिसे रेटोरिक कहते हैं, आप उस रेटोरिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी आप फंस जाते हैं। उसको पूर्वांचल में कहावत बहुत 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 ये है, क्या कहते हैं, प्रचलित है। उसमें कहा जाता है, पूर्वांचली में बताता हूं मैं, बरो के माए कन्यायनों के माए न बन सको। मतलब कोई एक महिला एक ही समय में वर और वधु दोनों की मां नहीं बन सकती, ये हो ही नहीं सकता है। कोई एक महिला एक ही समय में वर की भी मां है और वधु की भी मां है, ऐसा हो नहीं सकता। हमें पता है कि भाजपा का पूरा इकोसिस्टम एक साथ दोनों तराजू पर दो पाटन के बीच में दो नाव की सवारी करता है। एक तरफ आरएसएस कहता है कि हम जाति विरोधी हैं, दूसरे तरफ वो कहता है कि हम क्या कहते हैं, जातीय जनगणना करवाएंगे। मतलब आप दो विडंबनाओं के बीच में अगर आप बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा तो कहीं ना कहीं दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई ऐसी स्थिति आ जाएगी। उदाहरण के लिए देखिएगा, क्योंकि विषय गंभीर है, जटिल है, इसीलिए मैं थोड़ा उसका सरलीकरण करने की कोशिश कर रहा हूं। भारत एक तरफ ब्रिक्स का भी सदस्य है, ब्रिक्स में चाइना है, दूसरे तरफ भारत क्वाड का भी सदस्य है जो कि चाइना के खिलाफ है। तो मुझे बताइए, तो ना तो चाइना आप पर भरोसा करेगा क्योंकि आप क्वाड के सदस्य हैं, ना तो क्वाड आप पे भरोसा करेंगे क्योंकि आप ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो हुआ यह है कि बीजेपी इकोसिस्टम को एक मेरी छोटी सी राय है कि आपको ये सब समस्या का जड़ ये है कि फिर वहीं आते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम के समय जो भारत के लिए सहानुभूति थी, वो आज सहानुभूति समर्थन में नहीं परिवर्तित होकर भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू पर ला रही है दुनिया। उसका कारण यह है कि आज दुनिया एक पक्षीय इस्लामोफोबिया में नहीं जी रही है। दुनिया उदार इंडोनेशिया को दोस्त भी मान लेती है, दुनिया कट्टर सऊदी अरेबिया के साथ व्यापार भी कर लेती है, और दुनिया बर्बर तालिबान को दंड भी दे देती है। तीनों एक ही तरह की इस्लामिक देश हैं, लेकिन दुनिया उदार इंडोनेशिया को अपना साथी दोस्त भी मान लेती है, कट्टर सऊदी अरब के साथ व्यापार भी कर लेती है और बर्बर तालिबान को दंड भी दे देती है। ऐसे में अगर भाजपा का इकोसिस्टम ये कहे कि पड़ोसी अब्दुल के साथ तुम बदतमीजी करो, तो ये तो दुनिया का जो व्यवहार है उससे अलग है। दुनिया आपका साथ नहीं देगी क्योंकि दुनिया जिस तरह से व्यवहार कर रही है आप उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया में हम मोटा मोटी, जैसे अमरेश जी ने कहा, दुनिया में दो ध्रुव हैं, एक चाइना का ध्रुव है, दूसरा अमेरिका का ध्रुव है। अब स्वाभाविक है कि भारत चाइना के ध्रुव में नहीं है क्योंकि चाइना पाकिस्तान दोनों मिलकर हमको परेशान कर रहे हैं। अब अगर हमें अमेरिका के ध्रुव में साथ में रहना है, जिसमें कि सिर्फ अमेरिका नहीं है, पाश्चात्य लोकतांत्रिक सारे करीब करीब यूरोप के सभी देश हैं, पाश्चात्य प्रगतिशील सारे देश हैं, भारत भी अपने आप को लोकतांत्रिक और प्रगतिशील कहता है, तो उसी खेमे में अपने आप को देखेगा। तो वो खेमा इस्लामिक देशों के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रहा है, आप तो उस तरह का कर नहीं रहे हो। वो तो इस्लामिक देशों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ दोस्त जैसा भी कर रहा है, किसी के साथ व्यापार का भी संबंध रख रहा है, और किसी के साथ अगर तालिबान बर्बरता कर रहा है तो उसको दंड भी दे रहा है। आप तो पड़ोसी अब्दुल के साथ एक ही तरह का व्यवहार कर रहे हो और वो बदतमीजी कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से इसीलिए दुनिया का जो भारत के प्रति पहलगाम होने के बाद जो एक सहानुभूति थी वो समर्थन में नहीं बदलने का ये कारण बना। आपका जो दूसरा सवाल है, प्रमुख सवाल है चाइना के बारे में, ये इस ऑपरेशन सिंदूर में जो भी युद्ध हुआ था उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चाइना ने पिछले 20-30 सालों में हथियारों में बहुत ज्यादा हथियारों में निवेश किया है और उन हथियारों को उसने पाकिस्तान को भी दिया है, दूसरे देशों को भी दिया है। चाइना ने इसमें एक मौका ताड़ा कि बिना अपने सैनिकों को उतारे हुए उनके हथियार युद्ध क्षेत्र में किस तरह से काम करते हैं उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए, उसका एक लाइव चेक हो जाए। तो हमें पता है कि चाइना ने इस युद्ध में पाकिस्तान को 5 सैटेलाइट भी दिए। 5 सैटेलाइट जो चाइना ने अपने लिए भेजे थे उनको पूरा का पूरा पाकिस्तान के लिए दिया। पाकिस्तान को उसने रेडार भी दिया, पाकिस्तान को उसने JF-10 और J-10 और JF-17 जैसे हवाई जहाज भी दिए, और उन हवाई जहाजों का, उन रेडारों का और उन सैटेलाइटों का कनेक्शन भी दे दिया।
क्योंकि चाइना ये चाह रहा था कि उसका जो हथियार है, उसकी जो हथियारों का जखीरा है, वो हथियारों का देखिए, हथियार के साथ ये होता है कि हथियार बहुत जटिल टेक्नोलॉजी से बनता है, बहुत महंगा होता है, और कोई भी हथियार जो होता है उसका उपयोग बहुत कम बार होता है। तो चाइना ने एक मौका ताड़ा, ये एक ऐसा मौका है जिसमें खुद मुझे नहीं पड़ना है, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान को मदद कर दूं तो मेरे सारे हथियारों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा। वो बैटलफील्ड में, मतलब युद्ध में उनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी। इसका सीधा सीधा उदाहरण है कि चाइना में एक कंपनी है चेंगडू करके, जिसने कि उनका J-10 हवाई जहाज बनाया है, जो कि पाकिस्तान के पास पाकिस्तान के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। 6 तारीख को सिंदूर से एक दिन पहले शेंजन के स्टॉक एक्सचेंज में चेंगडू कंपनी का जो शेयर था वो 55 युआन उसकी वैल्यू थी। लेकिन आज के तारीख में 22 मई को वही शेयर जो 55 युआन का था, आज वो 96 युआन का हो गया। मतलब करीब करीब दुगने की वृद्धि हो गई है। तो मतलब चाइना ने ये देखा कि मेरे पास जो हथियार हैं मैंने बनाए हैं, लेकिन उपयोग कहां करूंगा? कहीं उपयोग करूंगा तो किसी दूसरे देश के साथ तो युद्ध हो जाएगा मेरा। तो उसने वो पूरा का पूरा आउटसोर्स किया पाकिस्तान को। तो ये युद्ध जो था ऑपरेशन सिंदूर, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये भारतीय सेना ने 2 लोगों के साथ युद्ध किया था, पाकिस्तानी सेना के साथ और चीनी हथियारों के साथ। चाइना ने अपने भौगोलिक क्षेत्र के बदले चाइना की तरफ, पाकिस्तान की तरफ से आके अपने सारे हथियारों का उपयोग किया। लेकिन भगवान की दया है, भारतीय सेना की विशेषता है कि भारतीय सेना ने ये सब होते हुए भी उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी थी कि उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर, 80-85 घंटे के अंदर इस तरह से स्कार्दू से लेके क्या कहते हैं कराची तक उनके आतंकवादी ठिकाने हो चाहे उनके सैन्य ठिकाने हो, उस पर इस तरह का इतनी क्षति पहुंचाई कि पाकिस्तान को कुल मिला के इस विषय में पस्त होना पड़ा। लेकिन यह विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि जब जब पाकिस्तान के साथ भारत का सैन्य टकराव होगा तो वो केवल पाकिस्तान के साथ नहीं होगा, पाकिस्तान के पीछे हमेशा चीन खड़ा रहेगा। अब भारत क्योंकि चीन के साथ नहीं जा सकता, भारत को दुनिया के दूसरे लोकतांत्रिक प्रगतिशील देशों के साथ रहना है, तो भारत को सोचना पड़ेगा कि दुनिया के दूसरे प्रगतिशील देश किसी विषय को जिस ढंग से व्यवहार करते हैं, भारत को भी उसी ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा। वो अगर प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ढंग से व्यवहार नहीं करेगा, वो अगर धार्मिक धर्मांधता या अपना ही एक नया फॉर्मूला बना के चलेगा कि पड़ोस में जो अब्दुल है वो तो पंचर बनाने वाला है, उसके साथ बदतमीजी कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से दुनिया उस तरह की बदतमीजी अपने बगल के अब्दुलों के साथ नहीं कर रही है। वहां पर जो व्यवहार में अंतर आ जाएगा, उसका नतीजा भारत की कूटनीति को भुगतना पड़ेगा। सहानुभूति तो मिलेगी, समर्थन नहीं मिलेगा। भले भारत के प्रधान जी 73 बार विदेश जाके आए, भले 210 बार जाके आए, अंत में आपको खुद ही 59 लोगों में से 11 लोगों को, मुसलमानों को चुनना पड़ेगा कि तुम जाओ विदेश में और हमारी बात को रखो। ये मजबूरी में जो कर रहे हैं, इससे अच्छा समझदारी से कर लेते। जो ये मजबूरी में ये कदम उठा रहे हैं, ये कदम अगर समझदारी से उठाते तो मेरे ख्याल से दुनिया भर में भारत को ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया, इसका समर्थन भी हासिल होता। आने वाले समय में देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत की सरकार इस पूरे प्रकरण से कूटनैतिक दृष्टि से किसी तरह की उसने सीख ली है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करती है या फिर वही पुराने डर्रे से चलती है, देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि देखना होगा कि कुछ बदलाव होता है नहीं, इससे कुछ सीख ली जाती है नहीं, या फिर जिस तरह से एस जयशंकर ने कहा कि हमला करने से पहले बता दिया गया था, अब इसको लेकर भी सियासत की जा रही है। वो भी अलग अलग तरह के तथ्य जो हैं वो पेश किए जा रहे हैं, जिसके रिबटल जो हैं वो कांग्रेस दे रही है, क्योंकि कांग्रेस के ऊपर निशाना है। लेकिन आखिर में मेरा सवाल और संक्षेप में अमरीश जी कि क्या अभी फिलहाल आपको ये लग रहा है कि बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है वो क्या खतरे में आपको नजर आ रहा है? क्या कोई कंफ्यूजन की स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि जब ये लग रहा था कि ये तो भाई पीओके पे कब्जा कर लिया जाएगा, अचानक से ये पता चलता है, ट्रंप आके कहते हैं कि हमने तो सीज फायर कर दी। जो मायूसी है एक, और इसके बाद जो मायूसी आई है, सीज फायर जिस तरह से हुआ है, क्या आपको लग रहा है वो जो एक उनका राष्ट्रवाद है, उनका राष्ट्रवाद वो खतरे में है? बिल्कुल, देखिए, हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो है, जो बीजेपी का अपना खालिस, अपना एक जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं, मैं इसको हिंदू राष्ट्रवाद नहीं कहूंगा क्योंकि हिंदू का बहुत बड़ा मतलब होता है।
जो इनका अपना हिंदुत्व के साथ और जिस तरह से ये सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और अपनी तरह से रीडिफाइन करते हैं, उसका जो राष्ट्रवाद था और जिसका एक समय दौर आया, क्योंकि लोगों ने समझा कि ये सही में सनातनी हिंदू राष्ट्रवाद है, लेकिन वो निकला नहीं। वो अब उसका दौर खत्म हो गया है। लोग अब आजड़ आ गए हैं। गांव में भी लोग कह रहे हैं कि ये जो बार बार बात करते, देखिए युद्ध सबसे बड़ा टेस्ट होता है। अगर आप एक हार्ड स्टैंड के साथ एक एग्रेसिव, एक सूडो नेशनलिज्म के साथ अगर आप सामने आए तो उसको सक्सीड भी होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा सक्सेस कहां पर है? वो वॉर में। और वॉर में जब आप फेल हो गए, जब ये सच्चाई सामने आ गई कि आपके साथ कोई नहीं है, वॉर में आप फेल हो गए, तो वो राष्ट्रवाद खत्म। अब चाहे ये जितना भी एयरफोर्स की ड्रेस पहन लें, ये रेलवे टिकट में नहीं, बस टिकट में भी अपना फोटो लगा दे और उसको भी ऑपरेशन सिंदूर ये रखवा दे, और घर घर हर भारतीय घर में ये लाजिम हो जाए कि ऑपरेशन सिंदूर लिखा हो और नरेंद्र मोदी की फोटो। उसके बावजूद ये खत्म है। अब इनके पास विकल्प नहीं है। देखिए, इनका ये जो राष्ट्रवाद है वो खत्म है। अब ये अप्रोच कर रहे हैं लोगों को कि 1857 राष्ट्रवाद हम उठाएंगे। अब ये तो 1857 राष्ट्रवाद में हिंदू मुस्लिम एकता है। पहली गोली जिसने चलाई मंगल पांडे, उनका सबसे अच्छा दोस्त नकी खान, वो मुस्लिम है। तो ये चीज जो देखिए, ये आके वापस तो अच्छा, कांग्रेस के रास्ते ये जाना नहीं चाहते क्योंकि वहां पर फिर कांग्रेस को फायदा होगा। तो बीजेपी बुरी तरीके से कैच 22 में फंस गई। अब ये ना इधर की रही ना उधर की रही, ना खुदा मिला ना विसाले सब। बिल्कुल। और वही स्थिति जो है वो फिलहाल अब नजर आ रही है। और मैं ये बार बार कहती हूँ और मैं फिर से कहूंगी कि देखिए, देश हित में हमें सवाल पूछना लाजमी है और सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि ये देश जो है हमेशा से था, है और रहेगा। हमारी सेनाएं थी, हैं और रहेंगी। ये पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ताएं आएंगी और जाएंगी। कांग्रेस की भी सरकार थी, वो आई, राज किया, चली गई। अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सत्ता है, हालांकि इसे तो मोदी की सत्ता कहा जाता है। वो भी हमेशा नहीं रहेंगे, वो भी चले जाएंगे। लेकिन जो देश हित में सवाल है, अगर देश की डिग्निटी के साथ किसी तरह का समझौता हो रहा है तो हमें सवाल जरूर पूछना चाहिए, और यही असली देशभक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, सिद्धार्थ जी आपका, अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।